गोपालगंज में धर्म परिवर्तन का जन सामने आया है। ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन कराने के दौरान हिंदू संगठनों ने भारी बवाल किया। घटना थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला पंचायत के महादलित बस्ती की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बस्ती में 2 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में इस गाँव में हिंदू थे, लेकिन अचानक इस गाँव के लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं लोग कि ऐसा बात है कि यहाँ मंत्र फूंक देंगे तो बीमारी सही हो जाएगा, ऐसे ये प्रसाद खा लीजिए आपका बीमारी सही हो जाएगा। यानी पूरा तरह से यहाँ पर अंधविश्वास लोगों के अंदर फैलाया जा रहा है। बीमारी ठीक नहीं होता था तो फिर धर्म परिवर्तन। हाँ, जैसे बीमारी आपको कहीं ठीक नहीं होता, बोल रहे हैं कि आप इस धर्म में आइए, इस धर्म को मानिए और इसके बाद से ये जो बोल रहे हैं ये प्रसाद खाइए, ये ठीक हो जाएगा। पुलिस ने ईसाई मिशनरी के धर्मावलंबी सिवान जिले के मचकान निवासी पादरी धर्मदास राम उर्फ डीडी मसीहा सिवान के ही ऋतिक जॉन और गोपालगंज के बरारी जगदीश गांव निवासी राजा राम प्रसाद समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। जमशेदपुर में कल के बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई है। कल रात के हंगामे के बाद सड़कों पर तोड़फोड़ और हिंसा के निशान दिख रहे हैं। कदमा इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात है। वर्तमान में सामान्य स्थिति है, शांति बनाए रखने के लिए हम लोग वर्तमान समय में फ्लैग मार्च कर रही हूँ ताकि यहाँ का विधि व्यवस्था कायम रहे। कब तक चलेगा फ्लैग मार्च? बस अभी तो प्रारंभ कर रही हूँ। जब तक यहाँ विधि व्यवस्था सही ढंग से स्थापित नहीं होगी तब तक हम लोग फ्लैग मार्च या पूरा प्रशासन हो, हमारे सीआरपीएफ हो, सबके साथ। अभी शांति है? हाँ, वर्तमान में कल रात से इस स्थिति में कंट्रोल पाया गया है। लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। इधर प्रशासन की ओर से हालात सामान्य होने का दावा किया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के कारी माटी के जंगल में लगभग 20 एकड़ के एरिया में आग लग गई। देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ पौधे झुलस गए और इतना ही नहीं, इस भीषण आग की चपेट में वन्य प्राणी भी आ गए। उन्हें भी आग से काफी नुकसान हुआ है। जंगल में तेजी से फैल रही आग की सूचना मिलने के बाद पास के लोग आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे। जंगल में आग लग गया, ये सूचना मिलने के बाद हम लोग 1 बजे से 3 बजे 4 बजे तक हम लोग आग बुताने के लिए तमाम महिला गांव से टुकटुको गांव से उठकर आए हैं और आग बुताने का काम किए हम लोग। स्थानीय लोगों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारी और वन बचाव समिति के सदस्य आग पर काबू पाने की जुगत में लग गए। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हो रही थी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में भड़की आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जंगल में चिंगारी कैसे भड़की इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि उपद्रवियों की ओर से आग लगाई गई होगी। वन विभाग की टीम जाँच में जुट गयी है। शेखपुरा में हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लघु सिंचाई विभाग की ओर से ये काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। बावजूद इसके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि योजना को जमीन पर उतारने के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। खाली बस ठेकेदार पैसा निकालने जानता है। क्या बनाया? ये कुछ नहीं बनाया, खाली पैन था पहले, वही खन दिया है, बस हो गया। यार कौन सी मैंने पहले से पैन बना हुआ? हाँ, पहले से बना हुआ था, थोड़ा से भरा गया था बीच में, बाकी सब बना हुआ था। अब इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी आएगा तब जमा होगा तभी लाभ है, नहीं तो उससे कोई लाभ नहीं है। बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट के अनुसार खुदाई नहीं हो रही है। एक बरसात में ही नहर मिट्टी से भर जा रहा है। नदी से नहर आहर को लिंक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। खेत में पानी नहीं पहुंचने से किसान बेहद मायूस हैं। उम्मीद के मुताबिक वे लोग फसल उपजा नहीं पा रहे हैं। हैरानी की बात ये भी है कि कोई भी आला अधिकारी इस लापरवाही को लेकर गंभीर नहीं है। लखीसराय में गर्मी की दस्तक के साथ ही कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो गई है। सूर्यगढ़ा प्रखंड के नक्सल प्रभावित गांव बसुआ चक, चंपानगर, मांझवे, खैरा और चानन के कछुआ गांव में महिलाओं और बच्चों का झुंड अपने हलक की प्यास बुझाने के लिए मीलों का सफर तय करने को मजबूर हैं। पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग ½ किलोमीटर से चल के आते हैं और ये गाँव में एक ही कुआं है और इसी एक कुएं से पानी भरते हैं। महिला भी भरती है, जेंट्स साइकिल से लेके आता है और बहुत ज्यादा परेशानी है। टंकी भी है? टंकी है सर, तो टंकी 1.5 साल से ये बन रहा है और बन के तैयार है
नकवाड़ी गांव में एक ही कुआं है। उसी कुएं के पानी से लोगों की प्यास बुझती है। भीषण गर्मी में कुआं भी सूख जाता है। हालांकि पीएचडी विभाग ने गांव में जल मीनार बना रखा है, लेकिन अब तक जल मीनार से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। अगर वक्त रहते इन इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले वक्त में लोग पानी के लिए और बेचैन हो जाएंगे। गिरिडीह जिले में सिर्फ आम लोग ही पानी के लिए नहीं तरस रहे हैं, बल्कि जैप के जवानों को भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मधुबन स्थित झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ और इसमें बसे जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल की सुरक्षा में लगभग 6000 फीट पहाड़ के ऊपर तैनात सीआरपीएफ और जैप के जवानों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नहाने धोने के लिए तो कभी कभी मोटर खराब हो जाता है यहाँ, तो फिर बाल्टी यहाँ से ढोल के ले जाना पड़ता है मेस में। यहाँ पानी आने का क्या साधन है? पानी बस ये झरना वाला पानी आता है और वही उसी से खाना पीना, उसी से नहाना धोना, सारा प्रक्रिया जो है पानी का झरने वाला पानी पर निर्भर है। नहाने धोने से लेकर पीने के पानी के लिए इन लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। दिन में कभी कभार एक पतली पाइप से पानी की सप्लाई होती है, जो नाकाफी है। इतनी ऊंचाई पर गैलन में पानी भरकर जवान चढ़ाते हैं। नहाने से लेकर कपड़े धोने तक के लिए इन्हें झरने के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस पहाड़ पर सुरक्षा में तैनात जवान अपनी जिंदगी काट रहे हैं। समस्तीपुर में एक दर्दनाक हादसे के बाद सन्नाटा पसरा है। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में भैंस के साथ एक किसान कुएं में गिर गया। इस हादसे में किसान की मौत हो गई। बराइठा गांव में एक किसान अपने भैंस को लेकर रास्ते से जा रहा था। उसी दौरान भैंस अचानक दौड़ गई और किसान के हाथ में रस्सी बंधे होने के कारण किसान भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया। भैंस के साथ किसान भी कुएं में गिर गया। नंदी नगर बंधार पंचायत का क्या नाम था उसका, बटोही झा, वो भैंस लेकर के आए अपना ये बरेठा ग्राम समीप, और भैंस अचानक किसी कारण दौड़ गया और भैंस के रस्सी में उसका हाथ बंधा हुआ है। जानकारी मिला कि भैंस तालाब में उसको लेकर के किसान को लेकर कूद गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जब तक कुछ कर पाते, कुएं में डूबकर किसान की मौत हो गई। मृतक नंदे नगर वल्हा के रहने वाले थे। भैंस को पंप सेट के माध्यम से कुएं में पानी भरकर जख्मी हालत में निकाला गया। नालंदा में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद अब स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों का आना शुरू हो गया है। स्कूल के खुल जाने से बच्चों में खुशी है। वो काफी उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे हैं। परेशानी हो रहा था कि हम लोग का क्लास भी आगे बढ़ गया था और पढ़ाई पीछे हो रहा था, इसीलिए हम लोग का पढ़ाई बंद होने के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। आज हम लोग का स्कूल खुला है, इससे हम लोग बहुत खुशी हैं। पिछले 1 अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई बाधित थी। 10 दिन बाद जैसे ही स्कूल खुले तो छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। शिक्षक भी काफी खुश नजर आए थे। बिहार शरीफ में हालात ठीक होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बच्चे पढ़ाई में बाधा से नाखुश थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि स्कूल की घंटी बजने लगी है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों से भी मिलना हो रहा है। अब पटना की तरह ही मुजफ्फरपुर वासियों को गाड़ी चलाते वक्त रेड लाइट सिग्नल के नियमों का पालन करना होगा। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी कैमरा और रेड लाइट सिग्नल काम करना शुरू कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर फाइन का मैसेज चला जाएगा। रेड लाइट सिग्नल का उपयोग मुजफ्फरपुर शहर के लोग इस शहर में पहली बार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो कैमरा लगा हुआ है और रेड लाइट जो लगा हुआ है, शहर के 4 स्थानों पे कलमबाग चौक, इमली चट्टी चौक, कंपनी बाग और मारीपुर। मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक, इमली चट्टी चौक, मारीपुर चौक और कंपनी बाग मोड़ पर रेड लाइट सिग्नल लगाए गए हैं। इसीलिए अब इन इलाकों में वाहन चलाने के दौरान दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए जाने वाले वाहनों के अलावा 4 व्हीलर पर सवार लोग जो बिना सीट बेल्ट के जा रहे हों, वैसे वाहन मालिकों के मोबाइल पर ऑनलाइन फाइन का मैसेज चला जाएगा। जैन धर्म के सबसे बड़े गुरु श्री प्रमुख सागर जी महाराज का बिहार की धरती पर जोरदार स्वागत हुआ। प्रमुख सागर जी महाराज पहली बार बिहार पधारे हैं। किशनगंज के दिगंबर जैन भवन में उनका प्रवास रखा गया है। पाटलिपुत्र की धरती पर आने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आकर वो गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली है।
क्योंकि यहाँ बिहार में हमारे संतों का, भगवंतों का बहुत विहार हुआ है। भगवान महावीर यहाँ बिहार में ही विहार करें। दूसरे नंबर पर बुद्ध भगवान भी यहाँ बिहार में ही विहार करें। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आज समेत शिखर तीर्थ झारखंड में है, वो पहले बिहार में ही होता था। श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने इस मौके पर जैन धर्मावलंबियों से बातचीत की। उन्हें जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि बिहार महात्माओं की धरती रही है। महाराज जी ने लोगों से कहा कि महावीर के सिद्धांत पर चलने से देश से उग्रवाद और आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर आप भागलपुर में वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइए, क्योंकि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी के जरिए आप पर नजर रखने की व्यवस्था शहर की यातायात पुलिस ने की है। ऐसे में अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब आप नहीं बच पाएंगे। चालान कटने के 3 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर इसका मैसेज आ जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का जो है वो निर्माण होना है। विभिन्न कारणों से जो है कई कोर्ट केसेज और भी कई कारण है, जिसके कारण केस की प्रगति जो है धीमी रही, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से काफी तेज गति से इसमें काम चल रहा है। यातायात नियमों के इस नए स्वरूप से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर 256 सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिसमें अभी तक 100 से अधिक कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ये नई व्यवस्था जून के अंतिम सप्ताह से सुचारू रूप से लागू हो जाएगी। जानकी नवमी इस बार 29 अप्रैल को है। इसके लिए माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में उत्साह देखा जा रहा है। ये उत्साह नेपाल के जनकपुर तक देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तब इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। जानकी नवमी का त्योहार यादगार रहे, इसको लेकर एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। जो जानकी मंदिर आयोजन कमेटी है, उसको हम लोग महान जी के मार्गदर्शन में हम लोग जनकपुर न्योता देने जा रहे हैं। 51 गाड़ी से जितना भी साधु संत हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, या जो भी अफसर हैं, गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, 29 अप्रैल को आने के लिए न्योता देने जा रहे हैं। सीतामढ़ी से सैकड़ों की तादाद में लोग राजा जनक की नगरी नेपाल के जनकपुर जा रहे हैं, जहां जनकपुर वासी को जानकी नवमी के त्योहार में शामिल होने के लिए न्योता दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा मिथिलांचल रीति रिवाज से मिठाई का भार लेकर वहां लोग जाएंगे और निमंत्रण देंगे। बारात की शक्ल में लोग सीतामढ़ी से जनकपुर के लिए रवाना हुए हैं। सीतामढ़ी और जनकपुर दोनों जगहों पर माता जानकी की प्रतिमा स्थापित है। उसी की पूजा जानकी नवमी में होती है। अरवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जलपुरा मोड़ के पास फाइनेंस कंपनी से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। 1,61,000 रुपए लूट मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से 1 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोबाइल फोन और टैब के साथ 69,000 कैश मिला है। तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, 4 लोगों में एक श्रीकांत के पास से हमको देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 6 खोखा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति रोहित की गिरफ्तारी हुई है। कैश भी बरामद हुई है। 65,000 कैश भी बरामद हुई है। चारों गिरफ्तार अपराधी फाइनेंस कंपनी से हथियार के बल पर दिन के उजाले में लूट की घटना को अंजाम दिया करते हैं और लूटे गए पैसे आपस में बांट लिए थे। बदमाशों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। धनबाद जिले के मैथन डैम मैथन छठ घाट में आदिवासी समाज के उत्थान और जागरूकता को लेकर 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पारंपरिक आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें वहां पर मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। हम आदिवासियों को आगे आना है, हमें अपने आप को पिछड़ा नहीं समझना है, जो आज तक हम लोग समझते आए हैं। हम किसी से कम नहीं है। जिस तरह से आज द्रौपदी मुर्मू ने हमें प्राउड फील कराया है, हम हर एक सदस्य को चाहते हैं कि वो उस स्थान पे आए और अपना योगदान दे, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। इसका मकसद आदिवासी समाज को जागरूक करना रहा। आदिवासी समाज खुद को पिछड़ा नहीं समझे और अपने अधिकार को जाने, उस पर गर्व करे, ये आयोजन का थीम रहा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में भी इस आयोजन के जरिए समाज के लोगों को बताया गया, ताकि ये लोग उनका फायदा उठा सके और इनकी जिंदगी बदल सके।
देवघर एम्स जाने वाले लोगों को जल्द ही नवाड़ी के जाम से छुटकारा मिल जाएगा। यही दावा प्रशासन की ओर से किया गया था, लेकिन बीते कई सालों से नवाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नवाड़ी रेलवे फाटक पर हर दिन लंबा जाम लगा रहता है। बहुत जाम लगता है भैया यहाँ, कम से कम आधा किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर लगता है जाम। और उधर परेशान रहता है सब, एक दूसरे से मतलब लड़ाई होता है, रात में भी दिक्कत होता है, सबसे लड़ाई करते रहता है। हम लोग सोने में बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है। देवघर से सीधे धनबाद, बोकारो और रांची जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन अभी भी जल्द ही इस ओवरब्रिज के बन जाने की बात कह रही है। प्रशासन के मुताबिक कुछ कारणवश पुल का निर्माण रुका हुआ था, जिसे अब जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देवघर के नवाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से लोगों को बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। बता दें कि मधुपुर के डालमिया कूप के समीप भी रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से हर दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 333 पर अवस्थित चांदन नदी पर बने पुल को बांका का लाइफलाइन कहा जाता है। पुल टूटने के करीब 3 साल बाद फिर से ये पुल बनकर तैयार है, जिस पर अगले सप्ताह से यातायात बहाल कर दिया जाएगा। करीब 58 करोड़ की लागत से बने पुल से अब जिला मुख्यालय में मुख्य मार्ग से करीब 3 वर्ष बाद बड़े वाहनों का प्रवेश हो सकेगा। हमने इसको बनाने का काम किया है। 58 करोड़ समथिंग लाख के रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इसमें दी गई है। पुल के नहीं होने के चलते बड़े वाहनों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तैयार पुल का जायजा स्थानीय विधायक ने एनएच के अधिकारियों के साथ लिया और काम को लेकर संतोष जाहिर किया। पुल की पेंटिंग का काम सिर्फ बाकी है, जिसे 2 से 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। पलामू में गरीबी के चलते एक महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तंगहाली के चलते मनीता का इलाज नहीं हो पा रहा। सतबरवा थाना क्षेत्र के पोंची गांव में मनीता पिछले 1 महीने से खाट पर लेटी है। मनीता आग तापने के दौरान झुलस गई थी। शुरुआत में निजी अस्पताल में उसका इलाज हुआ, लेकिन पैसों के अभाव में उसका इलाज बंद है। उसका पति जिस दिन जला हुआ था उस दिन कॉल किए तो हाँ वीडियो कॉलिंग में लगाए। उस दिन सिर्फ 2000 रुपया डाले हैं। उस दिन से कॉल भी नहीं किया। हम कॉल करते हैं तो कॉल कट कर देते हैं, कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो उसका घर का फैमिली कोई नहीं अभी तक नहीं पूछा है, नहीं देखने भी नहीं आया। इलाज के लिए पैसा नहीं था तो अस्पताल वालों ने इलाज से मना कर दिया। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति भी अस्पताल की तरह मुंह फेर चुका है। एक बार पैसे भेजकर अपना पल्ला झाड़ चुका है। और तो और जनप्रतिनिधि भी इस पीड़ित की गुहार को अनसुना कर चुके हैं। अब तो आलम ये है कि भगवान भरोसे मनीता की जिंदगी है। शेखपुरा जेल के कक्षपाल अरविंद पासवान पर एक कैदी ने पत्नी को गायब कर देने का आरोप लगाया है। आर्म्स एक्ट में जेल से जमानत पर छूटने के बाद राजू कुमार अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर जेलर सहित जिले के एसपी और डीएम से सकुशल वापसी की गुहार लगा रहा है। अरविंद पासवान पर आरोप है कि उसने पुष्पा को उसके पति को जमानत पर रिहा कराने का प्रलोभन दिया और प्रेम जाल में फंसाकर उसे गायब कर दिया। तो मेरा पत्नी मुलाकात करने आता था जेल में, एक अरविंद कछपाल से जो सहरसा का है, उससे मेरा पत्नी का मुलाकात हुआ और उसमें बातचीत करने लगा कि हम तुम्हारा पति का जेल छुड़वा देंगे। हालांकि कक्षपाल अरविंद पासवान ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। कक्षपाल ने यहां तक दावा किया कि उसकी पत्नी ने पत्र के जरिए इस आरोप का खंडन किया है। अब इस खेल में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो जांच का विषय है। लोहरदगा के लबा पानी में शुद्ध पानी के लिए स्कूल के बच्चे तरस रहे हैं। स्कूल के बच्चों को शुद्ध पानी मिले इसके लिए जल मीनार का निर्माण कराया गया, लेकिन पिछले 2 साल से जल मीनार और नलकूप खराब हैं, जिसके कारण स्कूली बच्चों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, नदी के पानी से मिड डे मील बनाया जाता है, जिससे बच्चों के बीमार होने का खतरा हमेशा बना रहता है। जल मीनार यहाँ 2 साल से खराब हो गया है। यहाँ पानी के लिए बहुत दिक्कत है। कहाँ से पानी लाते हैं? नदी से लाते हैं। स्कूल के शिक्षक जल मीनार और नलकूप की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग को सूचना दिए हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस पर सुध लेने की कोशिश नहीं की है।
लिहाजा स्कूल के बच्चे दूषित पानी पीने और उससे बने भोजन करने को मजबूर हैं। और तो और गर्मी के मौसम में यहाँ के बच्चों को एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। शिक्षकों के साथ बच्चों ने भी जल मीनार को ठीक कराने की मांग की है। मिलता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे सुंदर तस्वीर इन दिनों रामगढ़ के मांडू प्रखंड में दिखाई दे रहा है। साल 2014 से मांडू डीह के कुछ युवाओं ने स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का काम शुरू किया। इस सिलाई सेंटर में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो योजना है कि आत्मनिर्भर बनाना, तो हम यहाँ के जितना भी महिलाओं का है यहाँ हम रोजगार दे करके उनको हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या क्या यहाँ बनता है? यहाँ पर सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म का निर्माण होता है। इस सिलाई योजना में कई स्थानीय महिला को रोजगार मिला हुआ है। वे प्रशिक्षित होकर यहाँ पर रोजगार भी पा रही हैं। साथ ही आर्थिक रूप से संपन्न होकर वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई समेत घर के दैनिक खर्च का भार उठा रही हैं। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर काफी खुश हैं। साथ ही वे दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर की राह पर चलने का संदेश दे रही हैं। गोपालगंज में तापमान बढ़ने से लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। सदर अस्पताल में वायरल फीवर और सर्दी खांसी के मरीजों में 20% का इजाफा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी वार्ड के बेड मरीजों से फुल हो गए हैं। डॉक्टर लू से बचाव करने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की अपील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो पेट दर्द की शिकायत, उल्टी होना और जो है तेज बुखार साथ में, ठीक है ना, ये सब पेट का झड़ना, ये सब कंप्लेन लेके मरीज लोग आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी लू को लेकर निर्देश जारी किया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। बाहर निकलने से पहले अपने साथ पानी और छाता जरूर रखें। पानी और पानी वाले फल का सेवन जरूर करें। Crop Viewers, India's largest धारण कर लिया। धीरे धीरे घर में लगी आग 8 घर में लग गई। आग लगने के बाद काबू पाने के लिए लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी की जान इस आग में नहीं गई। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। काफी देर तक यहाँ पर आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। गुमला की सदान बुकमा गांव में रात के अंधेरे में जंगली हाथी ने एक घर पर हमला कर दिया, जिसमें घर में रखे घरेलू सामान और 50 किलो अनाज को बर्बाद कर दिया। गनीमत रही कि हाथी ने घर के लोगों को अपना शिकार नहीं बनाया। मंगल नागेशिया के घर को गजराज ने तहस नहस कर दिया। हाथी ने घर की दीवार को पहले तोड़ा, उसके बाद बर्बादी की पूरी कहानी लिख दी। इस गांव में अक्सर हाथियों का कहर बरपता है। अभी कुछ दिन पहले बगल के घर को भी हाथी ने तोड़ दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की उदासीनता के चलते वे लोग गजराज के कहर का शिकार होते हैं। लोगों ने विभाग पर टॉर्च नहीं बांटने का आरोप लगाया है, जिसके चलते हाथियों को खरीदने में समस्या होती है। वन विभाग की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाने से लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। उन्हें हर समय हाथियों के हमले का डर सताते रहता है। उन्हें आशियाना और अनाज की बर्बादी के साथ साथ जिंदगी के चले जाने का भी टेंशन रहता है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नवादा में 2 बच्चों के गायब होने से परिजन परेशान हैं। तस्वीर लेकर परिजन बच्चों की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। दोनों बच्चों के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। बच्चा ने हमको से फोन किया कि मम्मी हम सुल्तानगंज में, इतनी बात फिर फोन नहीं लग रहा है बच्चा को। बच्चा नहीं मिलने के कारण अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत टेंशन में। सौरभ सुमन और गुलशन कुमार के नहीं मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। दोनों बच्चों के लापता होने में जो बात कॉमन है वो ये है कि दोनों घर से पढ़ने के लिए निकले थे। सौरभ सुमन राजेंद्र नगर मोहल्ले का रहने वाला है,
जबकि गुलशन कुमार पोस्टमार्टम रोड का रहने वाला है। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। दूसरे थाने में भी इसकी जानकारी साझा की गई है ताकि बच्चे का सुराग मिल सके। परिजन किसी से दुश्मनी होने की बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। शिवाजी नगर प्रखंड के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव के पास शिवाजी नगर से समस्तीपुर की ओर जा रही कार में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के बाद चालक गाड़ी से निकलने में सफल रहा, जिससे उसकी जान बच गई। सड़क किनारे कार को चालक गाड़ी से भाग निकला। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को